हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बारे में। इसको एम्पियर्स लॉ के बारे में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस लॉ का इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सिंस गॉस लॉ इज एन अल्टरनेटिंग फॉर्म of Coulomb's law in electrostatics because both laws gives us concept and formula for electric field। चूंकि गॉस लॉ को कुलाम्स लॉ का अल्टरनेटिव कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों? क्योंकि दोनों ही लॉ हमको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है गॉस लॉ जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन या फॉर्मूला कैलकुलेट करके देते हैं। और गॉस लॉ जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, स्टैटिक चार्ज और डायनेमिक चार्ज दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और गॉस लॉ हमको चाहे वो डायमेंशनल बॉडी हो या फिर सिमेट्रिकल बॉडी हो, दोनों ही केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देता है। और कुलाम्स लॉ के कंपैरिजन में ये जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके देता है, इसीलिए गॉस लॉ को कुलाम्स लॉ का अल्टरनेटिव कहा जाता है। आगे बात करते हैं। सिमिलरली वी हैव एम्पियर्स सर्किटल लॉ एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ को अल्टरनेटिव कहा जाता है कुलाम्स लॉ का, उसी प्रकार मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर्स सर्किटल लॉ को बायो-सेवर्ट का अल्टरनेटिव फॉर्म कहा जाता है। क्योंकि बायो-सेवर्ट के थ्रू हम लोग किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी हम लोग किसी स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही केस में। बट ये वाला एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग क्विकली फास्ट हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसको बायो-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव कहा जाता है। तो ये रहा एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ का इंट्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं एम्पियर्स लॉ एक्चुअल में कहता क्या है या होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द परमिबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। तो एम्पियर्स लॉ हमको ये बोलता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास और उसमें करंट फ्लो होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें जो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो लाइन इंटीग्रल होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, म्यू ज़ीरो फैक्टर या परमिबिलिटी और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है दोनों के मल्टीपल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स में लिखा हुआ है यही एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है, और यही चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसी लैंग्वेज को हम लोग मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। यहाँ पर सर्कल इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पर जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसका शेप कैसा है, सर्क्यूलर फॉर्म में या क्लोज्ड फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर क्लोज्ड सर्कल डाल दिया गया है इंटीग्रल के सिंबल में। किसी बुक में आप लोग इसी एम्पियर लॉ को कुछ ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, बी वेक्टर एल इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ पर एल को कहा जाता है पेरीमीटर ऑफ लूप। करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो होने की वजह से जो लूप फॉर्म में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसी का इसको पेरीमीटर कहा जाता है, और इस पूरे फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड फॉर्म कहा जाता है, एम्पियर्स लॉ का सिंप्लीफाइड फॉर्म कहा जाता है। यदि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए कि एम्पियर्स लॉ का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा बी कैपिटल एल इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई, जहाँ पर आई करंट होता है, म्यू ज़ीरो परमिबिलिटी होता है फ्री स्पेस के लिए, कैपिटल एल जो है पेरीमीटर ऑफ लूप होता है, और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये रहा एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ का ये स्टेटमेंट है, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर
है या एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस आई करंट के फ्लो होने से हमको इसके चारों तरफ क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है ABCD। इस प्लेन को एक्चुअल में ये प्लेन होता नहीं है, इसको बस इमेजिन किया जाता है ताकि हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट की वजह से उसको विजुअलाइज कर सके। इस वजह से ये इमेजिनरी प्लेन को इमेजिन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट फ्लो होने की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड का ये लूप मिल गया है, जिसका रेडियस हम लोग R कंसिडर कर लेते हैं। और हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो लूप है, ये जो लूप है, इसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, तो इसका लेंथ को हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, L कंसिडर कर लेते हैं। और इस लूप में एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम लोग वेक्टर DL से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर DL से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, वेक्टर DL का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, इन दोनों के बीच यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आई होप ये डायग्राम भी आप लोग को समझ में आ गया, जहाँ पर DL क्या चीज़ है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ है, I का मतलब करंट है, B का मतलब करंट की वजह से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, R का मतलब ये जो लूप है इसका रेडियस है, और ABCD क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी प्लेन है। इस वाले डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले फिगर से हम लोग क्या करते हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द B एंड DL। ये तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं वेक्टर B। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा है जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर A की जगह पर क्या है, वेक्टर B है, डॉट वेक्टर DL है, इज इक्वल्स टू BDL cos थीटा है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो याद रखिएगा cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल्स टू BDL लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है। अब हम लोग को पता है बायो-सेवर्ट लॉ से B का वैल्यू क्या होता है, B इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2 पाई R मिलता है। ये बायो-सेवर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन से आया हुआ है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन μ0 I अपॉन 2 पाई R DL, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाता है इंटीग्रेशन ऑफ DL बच जाता है। और यहाँ पर DL का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, L मिल जाता है। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं कोई वैल्यू नहीं रहता, और x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको वही फंक्शन वापस से मिलता है। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हमको मिल गया μ0 I अपॉन 2 पाई R इंटू में L। अब यहाँ पर L का मतलब क्या है, तो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप मिल रहा है इसका टोटल लेंथ है L, है ना। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 पाई R। 2 पाई R क्या ले सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। तो L की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 पाई R। R यहाँ पर इस लूप का रेडियस है, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0 I अपन 2 पाई R क्रॉस 2 पाई R। तो यहाँ पर 2 पाई R और 2 पाई R दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू μ0 I, और इसी को कहा जाता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ पर ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन की। तो याद रखिएगा एम्पियर्स का एक ही एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, स्टेट कंडक्टर के लिए।
ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका एप्लीकेशन क्या है, जिस प्रकार हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ में स्टेट वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालते थे जी, μ0I/2πr निकालते थे, और यही चीज़ यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। बट दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करते थे। तो चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो फिर से यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट फ्लो होने से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप बन रहा है इसका लेंथ हम लोग एल कंसिडर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जो सर्कुलर लूप बन रहा है उसका लेंथ कितना, एल है। अब इसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसलिए एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जो कि है पी एक आर्बिट्री पॉइंट है, और एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर डी एल, जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और इसका जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर से हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आई करंट है, पी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है और बी एक प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू फिर से हमको क्या मिला है, 0 मिला है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वेक्टर बी वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा और इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा बी डी एल, और b को जब बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l, और l का वैल्यू क्या है 2πr यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एम्पियर्स लॉ से पता है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए हमको अभी इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग सॉल्व किए इस फिगर से तब हम लोग को ये मिला है, और ऑलरेडी एम्पियर्स लॉ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एम्पियर्स लॉ कुछ ऐसा होता है। तो इक्वेशन नंबर ए और बी देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, μ0I इज इक्वल टू b2πr मिल जाएगा, और 2πr को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो b का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, μ0I/2πr मिल जाएगा, और यही कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन हमको किस में मिल रहा था, विच इज सेम एज वी फाउंड इन बायो-सेवर्ट लॉ। जिस तरह हम लोग बायो-सेवर्ट का जो फर्स्ट एप्लीकेशन था, कोई भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन निकालते थे तो यही फार्मूला हमको वहाँ पर भी मिलता था। यही रीज़न है कि इसको अल्टरनेटिव कहा जाता है, एम्पियर्स लॉ को बायो-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, एम्पियर्स लॉ देखे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं, और उसका स्टेटमेंट देखे हैं, उसका प्रूफ देखे हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखे हैं। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सोलेनॉइड। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, और सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्टेट सोलेनॉइड, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। बोलने का मतलब ये है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक स्टेट कॉपर वायर है, और यहाँ पर इसको इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड का लेप लगा दिया जाता है ताकि ये ऊपर से क्या हो जाए, इंसुलेटेड हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो कॉपर आता है उसमें ऊपर में मेहरून कलर का पॉलिश लगा होता है, तो वही पॉलिश जो है इंसुलेटेड का काम करता है। ठीक है, तो ये इंसुलेटेड पॉलिश या परत लगा हुआ, लेयर लगा हुआ एक कॉपर वायर होता है। तो इस वायर को जब हम लोग हेलिक्स शेप में बाउंड कर देते हैं तो ये कैसे दिखने लगता है, यही जो है कुछ ऐसे दिखने लगता है, और इसी का डायग्राम मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ।
तो इस प्रकार का जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग वाउंड कर देते हैं हेलिक्स शेप में, तो इसी को क्या नाम दे दिया जाता है जी, इसी को सोलेनॉइड का नाम दे दिया जाता है। तो ये रहा सोलेनॉइड क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्टेट सोलेनॉइड। अगर हम लोग के पास ऐसा सोलेनॉइड है और अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन निकालने वाले हैं। किसके लिए डेरिवेशन निकालने वाले हैं, किसी भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाने पर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। और यहाँ पर करंट फ्लो करवाने पर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन भी जानने वाले हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक सोलेनॉइड लिए हैं और इस सोलेनॉइड में हम लोग क्या किए, एक करंट यहाँ पर आई करंट को फ्लो करवा दिए हैं। तो जैसे हम लोग आई करंट इसमें फ्लो करवाते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाइट कलर का ये जो लाइन देख रहे हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। जैसे इस सोलेनॉइड में हम लोग आई करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तरीका तो है एम्पियर्स राइट हैंड रूल लगाकर हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑलरेडी हम लोग बायोसेवर्ट के थर्ड वाले एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी लूप होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल है उसको पहचान सकते हैं करंट के डायरेक्शन यदि हमको पता हो तो। जैसे कि कोई भी लूप है, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लूप है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और अगर कोई लूप है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि करंट इधर से ऐसे ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर इस वाले छोर का अगर एक लूप को मैं काट कर निकाल दूं, एक लूप को काट कर निकाल दूं तो देखो यहाँ पर करंट इधर से जा रहा है और करंट जो है इधर वापस आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एन पोल बोल देंगे। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इस छोर पर ये कौन से पोल की तरह काम करेगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो नॉर्थ पोल है तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, साउथ पोल ही होगा। और अगर इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते, यदि हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते, करंट को यहाँ से फ्लो ना करवाकर इधर से फ्लो करवा देते तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता। तो इस सिचुएशंस में ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता। ये एक तरीका है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने का। और दूसरा तरीका है एम्पियर्स राइट हैंड रूल बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसमें हम लोग एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसमें वाउंड कर दिए हैं और इसमें हम लोग करंट के डायरेक्शन को कैसे रखें, यहाँ से आई करंट को फ्लो करवाए हैं और करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम अपने 4 फिंगर को रोटेट करते हैं या कर्ल करते हैं। किसको, 4 फिंगर को। तो जो हमारा अंगूठा का डायरेक्शन है, ये अंगूठा का डायरेक्शन हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को या फिर नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है हमारा जो थंब होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और यही चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में अगर 4 फिंगर को हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और ऑलरेडी हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और एंड कहाँ पे होता है, साउथ पोल पे, ये हम लोग को पता है। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बना हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब सोलेनॉइड के केस में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है सोलेनॉइड के आउटसाइड में क्या होता है, इसका वैल्यू लगभग 0 होता है या फिर हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं आउटसाइड में। क्यों, बिकॉज फील्ड लाइन
कैंसिल टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन है, यहाँ पर जो करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हर एक लूप पर, यहाँ पर बहुत सारे लूप है ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लूप है, तो हर एक लूप में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है। फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते जाते हैं, कैंसिल आउट करते जाते हैं। यही रीज़न है कि हमको सोलेनॉइड के आउटसाइड में क्या मिलता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है, 0 मिलता है। जबकि सोलेनॉइड के अंदर में ऐसा नहीं होता है। सोलेनॉइड के अंदर में हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है, हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है जब सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो, करंट फ्लो कराने के बाद। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड में करंट को फ्लो करवाते हैं तो कब हमको नॉर्थ पोल मिलता है, कब साउथ पोल मिलता है, और एम्पियर्स राइट हैंड रूल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर जो सोलेनॉइड कंसीडर किए हैं इसमें कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस सोलेनॉइड में कितने टर्म्स हैं, N टर्म्स हैं। और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, तो इसकी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल n कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में टोटल कितने लेंथ है, कितने टर्न्स है जी, n टर्न्स हैं। L का मतलब है यहाँ पर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कितना है, L है। और यहाँ पर स्मॉल n को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L, इसीलिए इसको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, स्मॉल n को। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इस सोलेनॉइड को जूम करके देखेंगे। अब इसको जूम करके क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि आउटसाइड में b का वैल्यू 0 क्यों होता है, तो ये भी हम लोग को इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। जब मैं इसको जूम करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग जूम करके देखें तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का शेप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो डॉट देख रहे हैं, तो डॉट का मतलब है यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ से करंट क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस वाले करंट लूप में अगर हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पर ये वाला जो सोलेनॉइड का पार्ट्स है, ये सभी सोलेनॉइड का पार्ट्स है। जब हम लोग सोलेनॉइड को जूम करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखने लगेगा। चूँकि यहाँ पर मैं आप लोग को बोला था कि B इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बोला था कि यहाँ पर जो फील्ड लाइन है कैंसिल टू ईच अदर, इसका मतलब यहाँ पर जो लूप बनता है करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप बनता है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसी को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट जो है बाहर निकलती है और इस पॉइंट पर क्या करती है, करंट इंटर करती है। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं और यहाँ पर हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर डॉट का मतलब है करंट वहाँ से बाहर निकल रहा है और क्रॉस का मतलब है यहाँ पर करंट जो है इंटर कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इस वाले कंडक्टर में या सोलेनॉइड का जो पार्ट है इसमें अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। और यहाँ इस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का लूप जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर करंट लूप जो है, यहाँ पर करंट इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है हम लोग को क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लॉकवाइज बनते जाता है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लूप बनते जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप हमको देखने को मिल रहा है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है टोटल सोलेनॉइड में, उसका कर्व देखने को मिल रहा है। ये सभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है ये क्या करते हैं, यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टॉर्ट फील्ड एट आउटसाइड, जो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट क्यू पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वाले डायग्राम में समझने की कोशिश कर रहे थे और यही कारण है कि यहाँ पर b = 0 लिखा हूँ। तो आई होप यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी सोलेनॉइड होता है तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, जबकि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में डॉट का मतलब है करंट लिव्स इन द प्लेन, मतलब करंट का डायरेक्शन आउटसाइड है, और क्रॉस का मतलब है करंट इंटर द प्लेन, करंट जो है प्लेन में इंटर कर रहे हैं। और पॉइंट पी का मतलब क्या है, इंटीरियर पॉइंट वेयर बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है। और क्यू का मतलब ये है आउटर पॉइंट है वेयर बी प्रोपोर्शनल टू 0, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है या फिर नेग्लिजिबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट पी पर या इस सोलेनॉइड की वजह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इस सोलेनॉइड का इस वाले पार्ट को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। नेग्लिजिबल नहीं मतलब ये जो वायर वाला पार्ट है इसको हटाकर इस डायग्राम को और जूम करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले डायग्राम को जूम किए तो हम लोग को ये दिखा। अब यहाँ पर बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो सोलेनॉइड का जो वायर वाला पार्ट है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसको ना बनाकर केवल इस पार्ट को बनाते हैं, तो ये डायग्राम जो है हम लोग को कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ये बस हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, तो उसी डायग्राम को हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सोलेनॉइड का एक पार्ट है। इस सोलेनॉइड के पार्ट में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल रहा था, इस डायरेक्शन में मिल रहा था। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की एक्स डायरेक्शन में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और सोलेनॉइड में ऊपर की तरफ हम लोग को ऐसा डॉटेड पॉइंट मिल रहा था जो कि हमको ये बताता है यहाँ से करंट जो है बाहर निकल रहा है, या फिर करंट क्या कर रहे हैं, इस प्लेन को, यहाँ पर ये जो प्लेन है इस प्लेन को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहा है कौन, करंट। और यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट जो है इंटर कर रहा है, इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ अगेन लेट अस शो इन फिगर। इस फिगर में जो दिखाया हुआ है उसको एक्सप्लेन किया गया है। डॉटेड का मतलब यहाँ से करंट बाहर निकल रहे हैं और कहाँ पर इंटर कर रहे हैं, जहाँ पर क्रॉस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है करंट, यहाँ से यहाँ आ रहा है करंट। इस चीज़ को डिनोट करता है डॉट और क्रॉस। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहीं पर एक करंट का लूप कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी, ये क्या है, करंट लूप है। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक करंट का लूप है, ए बी सी और डी, और इस लूप का लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एल है। तो यहाँ पर एल क्या चीज़ है, करंट लूप का लेंथ है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इस लूप में अगर हम लोग एंगल की बात करें, इस लूप में अगर हम लोग एंगल की बात करें, किसके किसके बीच का एंगल बात करेंगे, यहाँ पर करंट का या लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट लूप का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और करंट लूप का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90। और अगर पॉइंट सी से डी तक जाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और करंट लूप का जो डायरेक्शन है निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई। पाई का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि हम लोग डी पॉइंट से ए पॉइंट तक आते हैं तो यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड और जो लूप है, करंट एलिमेंट का जो लूप है, उनके बीच का एंगल कितना मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि फिर से ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ की। तो हम लोग को पता है एम्पियर्स लॉ क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू 0 आई होता है।
यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सोलेनॉइड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, इसलिए हम लोग इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू 0 ni हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हम लोग को पता है स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन l था, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर क्या था, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L था। इसको हम लोग लिख सकते हैं, L को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा NL। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ, कैपिटल N को हटाकर मैं NL सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू 0 NLI। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग के पास कौन सा लूप था, हम लोग के पास एक करंट लूप था। वो करंट लूप हम लोग के पास कुछ ऐसा था, A B C D, ये हम लोग के पास एक लूप था, करंट लूप। और ये करंट लूप हम लोग को कहाँ पर मिल रहा था जी, सोलेनॉइड पर हम लोग इसको कंसिडर किए थे। तो यहाँ से यहाँ तक इस वाले लूप में कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू रहा होगा, और करंट की वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर b डॉट वेक्टर DL है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A से B तक का मैग्नेटिक फील्ड, फिर B से C के बीच मैग्नेटिक फील्ड, फिर C से D तक का मैग्नेटिक फील्ड, और D से A तक का मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, ये भी BDL cos थीटा हो जाएगा। अब A से लेकर B तक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट लूप के बीच का एंगल कितना था जी, 0 डिग्री था। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना था, पाई था, और यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था। तो यहाँ से A से लेकर B तक यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे हैं, BDL cos 0 लिखे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BDL cos 90, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BDL cos पाई, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BDL cos 90। अब हम लोग को पता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब इन सभी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो इस इक्वेशन को फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर DL इज इक्वल्स टू A से लेकर B, ये 1 हो जाएगा तो हमको मिलेगा BDL प्लस ये वाला वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये वाला वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1, तो ये हो जाएगा BDL -1 प्लस ये वाला वैल्यू भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए A से B ये भी वैसे ही है, आप लोग यहाँ पर सर्कल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लूप की बात हो रही है ना। आगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया C से D तक इंटीग्रेशन BDL -1, क्योंकि cos पाई का वैल्यू होता है -1। अब आगे क्या करते हैं, आगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C से लेकर D तक ये वाला जो सर्कुलर लूप का जो पार्ट है या जो लाइन है, ये सोलेनॉइड के बाहर का पार्ट है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि इस लूप को आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये सोलेनॉइड का पार्ट है, और यहाँ पर CD वाला जो लूप है, लूप का जो पार्ट है या लाइन है, ये सोलेनॉइड के बाहर का पार्ट है। तो और चूंकि हम लोग को पता है ये पॉइंट क्यों है, ये आउटसाइड वाला पार्ट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और ये क्यों 0 होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, C से लेकर D तक वाले पार्ट में लूप का जो पार्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल्स टू A टू B इंटीग्रेशन BDL, ये बच गया है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, B को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमको मिल जाता है A टू B DL मिल जाता है। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि करके लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B DL, इसको हम लोग लिख सकते हैं L के इक्वल। तो हम लोग को फाइनली यहाँ पर कितना मिल गया, BL मिल गया है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग A से B तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो DL का L इंटीग्रेशन आ रहा है, तो हम लोग लिमिट क्यों अप्लाई नहीं किए। अगर लिमिट अप्लाई करते तब भी हमको यही मिलता। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो लूप लिए हैं ना, तो इस लूप का जो साइड्स है इसका लेंथ हम लोग कितना लिए, एल लिए हैं। तो एल लिए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा 0, तो बी का वैल्यू कितना होगा एल। तो इस प्रकार से इस लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करें ए से लेकर बी तक डी एल का, तो ये हो जाएगा एल। लिमिट लगाएंगे हम लोग ए से बी, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या करेंगे, बी माइनस ए आएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एल। तब भी हमको क्या मिल रहा है, एल ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइड्स को एल बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ पर कितना होगा, बी का वैल्यू एल होगा, तभी तो इनके बीच का लेंथ कितना होगा, टोटल एल होगा ना। ठीक है, इस वजह से तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हो गया बी एल। तो हमको वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का वैल्यू कितना मिल गया, बी एल मिल गया। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, अब हम लोग को पता है इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कितने के इक्वल है, म्यू 0 एन एल आई के इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल है, बी एल के इक्वल है। और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, देख लो आप लोग। ये इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल जाएगा, म्यू 0 एन एल आई इज इक्वल्स टू बी एल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बी इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमको, म्यू 0 एन आई मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहा जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन या डेरिवेशन या एक्सप्रेशन कहा जाता है, जो कि हमको मिल गया है बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई। और यदि हम लोग इंड पर बात करें, जो सोलेनॉइड था उसके इंड पर बात करें, जैसे कि ये सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड के अगर हम लोग इंड पर बात करें, एक इंड ये है एक इंड ये है, तो यहाँ पर ये पूरा सर्कुलर फॉर्म नहीं मिलता, हाफ सर्कल इधर मिलता है और हाफ सर्कल इधर मिलता है। तो हमको इंड पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है सोलेनॉइड पर, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी इंड इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू 0 एन आई लिख सकते हैं। ये है सोलेनॉइड के इंड पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। और अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन केस ऑफ सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। डिस्टेंस का वैल्यू, डिस्टेंस के ऊपर बी का वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रहा है। और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, म्यू 0 एन आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर डिस्टेंस 0 रहेगा तब भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस बोलने का मतलब है यहाँ पर एल का वैल्यू, एल या फिर आर का वैल्यू या फिर ए का वैल्यू। यहाँ पर जो चीज़ हम लोग रेडियस के तौर पर यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप बनता है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने पर, तो वहाँ पर रेडियस क्या लेते हैं, आर लेते हैं या फिर ए लेते हैं। तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है सोलेनॉइड के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो डिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 है तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। बट जो सोलेनॉइड का इंड है, सोलेनॉइड का इंड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हाफ हो जाने का मतलब क्या है, ये 0 है, ये b है, तो ये b का हाफ कितना होगा, इसका सेंटर पार्ट, ये होगा b/2। यहाँ पर हमको इंड सोलेनॉइड के इंड वाले पार्ट के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाता है, हाफ मिल जाता है। तो ये वाला पार्ट हमको क्या बताता है, एंड ऑफ सोलेनॉइड, ये वाला पॉइंट हमको क्या बताता है, एंड ऑफ सोलेनॉइड बताता है। तो इस प्रकार से ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, दोनों रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के बीच हम लोग ग्राफ देख लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में जाना। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में जाना, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जाने। उसके बाद
हम लोग सोलेनॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे, जैसे कि स्टेट सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जब करंट फ्लो करवाते हैं क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है। एम्पियर राइट हैंड रूल्स के बारे में जाने हैं। उसके बाद जो सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो कराने पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्रेशन भी हम लोग निकाल लिए हैं। लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड के लिए भी निकाल लिए हैं, और जो सोलेनॉइड होता है उसके एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका भी एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं। और हम लोग यहाँ पर ग्राफ भी देख लिए हैं, ग्राफ मीनिंग या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द लूप, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में इस टॉपिक को करेंगे तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।